हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। अब हम जो लास्ट टॉपिक हमने कराया था उससे आगे करेंगे। लास्ट टॉपिक आपको याद है कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में मैंने कॉन्वेक्स सरफेस से कराया और मैंने ये भी बताया कि आपको कैसे याद करना है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट रखी है और प्लेलिस्ट का नाम है रे ऑप्टिक्स। तो आप प्लेलिस्ट में अब तक के सारे रे ऑप्टिक्स के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। एक और है, बच्चों की जो क्वेरीज हैं तो वो मेरे चैनल पर माई कम्युनिटी में जाकर अपना मोबाइल से स्क्रीनशॉट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब लेक्चर की तरफ, उससे आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये मैंने डेरिवेशन करा दिया था आपको और मैंने कहा था कि आपको रिफाइंड यानी बिल्कुल फाइनल फॉर्मूला ना याद रखकर थोड़ा सा उससे पहले का फॉर्मूला याद रखो। जैसे ये था, ये बच्चे वी क्या था, इमेज की पोजीशन। म्यू2 क्या है, इमेज मीडियम। इमेज मीडियम मैंने बताया था क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रेज जहां जाती हैं वो बच्चे इमेज मीडियम है। इंसिडेंट रेज जहां से आती हैं वो ऑब्जेक्ट मीडियम है। खत्म। इमेज अपॉन इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट अपॉन आर। ऐसे करोगे तो बच्चे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा आपको जिससे कि आपको पक्का हो जाए। चलिए देखिए बच्चे, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं, एक ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्लोब बना लें जल्दी से। एक मैंने ग्लोब बना। चलिए बच्चे, अब ये जो ग्लोब है, चलो इसको थोड़ा और छोटा भी कर लें। ठीक है, ये ग्लोब जो है आपका है, इसका चलो प्रिंसिपल एक्सिस, जो मेन एक्सिस है वो मैं ये दिखा देता हूँ। और ये इस ग्लोब है। ठीक है, यानी ये आपका ग्लास का है, ग्लास का ग्लोब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी कितना है, 1.5। अब सपोजिंग एक रे बच्चे ऐसे आ रहे हैं और बाहर एयर है। बाहर जो है हमने एयर रखी हुई, इधर की तरफ सब तरफ एयर। अब एक रे बच्चे ऐसे आ रही है, इस रे को ऐसे ले लेते हैं, विच इज पैरेलल टू द डायमीटर। इसके डायमीटर के पैरेलल एक रे आ रही है, ये और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मुझे बताइए कि हम इस पर ऐसे नॉर्मल डालें तो रे का क्या होगा बोलो। यदि हम इस रे की बात करें तो क्या होगा, तो ये बच्चे हवा है इधर, ये ग्लास है, तो रे विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे होगा। यहाँ पर बच्चे फिर, यहाँ पर फिर आपके पास नॉर्मल डाल देते हैं, ये रहा नॉर्मल डाल देते हैं यहाँ से। अब ये बच्चे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइनल कहाँ इमेज बनी। पहले बच्चे देखो, फर्स्ट में ये जो रे है ये एक्चुअली में, यदि मीडियम हवा चेंज नहीं होती तो यहाँ आना था। ये सपोजिंग फर्स्ट इमेज हम मान लेते हैं इसकी I1।
ये इमेज है बच्चे I2, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसकी रेडियस दे रखी है बच्चे सपोजिंग 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले आपके पास रिफ्रैक्शन होगा बच्चे इस सरफेस से, ये जो दिख रहा है आपको रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होगा, ये जो सरफेस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आगे का जो डेरिवेशन है वो इसी पे बेस्ड है, प्लैंक्स मेकर फॉर्मूला, बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। ये देखो एक सरफेस ये S1 मान लेते हैं और एक सरफेस ये हम S2 मान लेते हैं। तो पहले रिफ्रैक्शन बच्चे S1 सरफेस से होगा, तो उसके लिए बच्चे ये पोल P1 ले लेते हैं और फिर ये पोल P2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस तरफ डायरेक्शन निगेटिव लेता हूँ। साइन कन्वेंशन मैंने ले लिया, लाइट की डायरेक्शन नहीं देख रहा हूँ, बस मैंने पोल को मान लिया ओरिजिन, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव, ठीक है। अब बच्चे S1 सरफेस के लिए करते हैं, फॉर सरफेस S1 फॉर्मूला आपके पास क्या है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब पहले ये देखिए कि इस सरफेस के लिए ये बच्चे इंसिडेंट रे है, कहां से आ रही है रे, बोलो रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है नहीं। तो S1 सरफेस के लिए u क्या है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लिखो या प्लस इन्फिनिटी लिखो, देखो बात μ1 क्या है बच्चे बोलो, किस मीडियम में, हवा में। तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या ले लेते हैं उसका, एयर का 1, तो μ1 इज 1। μ2 क्या है जरा बोलो, ग्लास यानी 1.5। और क्या निकालना है, आर कितना है, आर बच्चे देखो इधर से इधर की तरफ, ये डायरेक्शन, ये तो पॉजिटिव रहेगी इधर से ऐसे ना, ये आर है, आर की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। अब आप जल्दी से इसमें लगा दो फॉर्मूला, तो μ2 अपॉन v यानी कि आपके पास 1.5 अपॉन v माइनस μ1 बच्चे कितना है 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस 1 अपॉन प्लस के 10। ये आपने लगाया अभी रिफ्रैक्शन थ्रू S1 सरफेस से हमने लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 1 अपॉन 5 यानी कि 15 अपॉन 10, यानी ये 3/2 तो वैसे ही लिख देता मैं, इसमें क्या परेशानी थी, चलो ओके। इज इक्वल टू ये हो गया बच्चे 1.5 माइनस 1.5 0.5 अपॉन 10, दैट इज ये हो गया आपके पास 5/100, 1/2 1, ओहो 1/20 में ऐसे लिख देता, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं लगाते, हाफ कर देते इसको। तो ये हो गया आपके पास 3/2v इज इक्वल टू 1/20, 2 से 10 हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू आ रही है प्लस के 30 सेंटीमीटर। अब इसको इंटरप्रेट करो, यानी कि यहां से 10 20 30, समझ में आ रहा है। तो ये जो I1 की पोजीशन है यहां से यहां तक, ये जो आपके पास I1 की पोजीशन आ रही है यहां से यहां तक, ये सब इतना, ये 30 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि यदि ये आपका मीडियम ग्लास 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 रहता तो इमेज यहाँ पर बनती यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर, लेकिन उससे पहले ही बच्चे रिफ्रैक्शन यहाँ से हो गया। तो इस सरफेस के लिए देखो ये रे तो बच्चे आप उसको कुछ परेशान होना नहीं है, ये रे तो आ ही रही है ऐसे, ये तो सीधी चली जाएगी, ये इस रे का क्या मतलब है, ये लो बस इस रे को ही देखना है ना, ये ऐसे हो गया। अब ये और ये दोनों कैसी आ रही है रेज, कन्वर्जिंग। तो जो बच्चे
पहले दिन मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रेज यदि कन्वर्जिंग है तो बच्चे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना रहा है ना। पहला दिन मैंने कहा फर्स्ट डे में ही सारा खेल खत्म है। रे ऑप्टिक्स का बच्चे फर्स्ट वाला जरूर देखिए, फर्स्ट वीडियो जो बच्चे को नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जरूर देखो। सारी सिमेट्रिकल होती हैं बच्चे मेरे, है ना वीडियोस, ऐसे नहीं है। शुरू में की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेसिक क्लियर करती हैं। अब बच्चे रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस से करेंगे। चलिए इसको या तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है नहीं। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और समझाते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अब फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस, S2 सरफेस से रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। तो S2 सरफेस को जरा एक बार देखो बच्चे, ये रहा S2 सरफेस। S2 सरफेस पे बच्चे ये जो रे आ रही थी, एक मिनट, ये रे सेकंड रे जो थी, तो ऐसे जा रही है। जो आपके पास फर्स्ट रे जो आ रही थी बच्चे वो ये थी। और मैंने बताया कि यदि यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, I1। ये सरफेस बच्चे S2 है, इसका पोल P2 है। ये डायरेक्शन मैं देखो पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को -x ले रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चे इसका यहाँ है, दिख रहा है सबको। ये R हो गया। अब बच्चे बताओ ये I1 क्या है, I1 क्या बिहेव कर रहा है। डेरिवेशन बच्चे रटना नहीं है। I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बिहेव कर रहा है, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो अब आप देखिए बच्चे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया बच्चे U, ये है R। अब ये बोलो बच्चे इंसिडेंट रे, ये हो गया बच्चे μ1 और ये हो गया आपका μ2। मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मीडियम है μ1, ये हो गया बच्चे 1.5। इमेज मीडियम बच्चे एयर हो गए क्योंकि बाहर एयर है। इसके बाद बच्चे R की वैल्यू क्या आ गई, -10 ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। पोल को ओरिजिन मान लिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन। और बोलो बच्चे U कितना है, यहाँ पर देखो U कितना है। जैसे मैंने कन्वर्जिंग बीम का क्वेश्चन कराया भी था कॉन्वेक्स मिरर पर, तो ये आपके पास U तो कितना है यहाँ से यहाँ तक का। भाई यहाँ एक पूरा स्फीयर तो ये था, यदि आपको याद हो ये स्फीयर था। यहाँ से यहाँ तक आपके पास 20 है, ये यहाँ से 30 आ रहा था। दिस इज U इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। कैसा आएगा, प्लस का आएगा। R की वैल्यू कितनी है, माइनस की हो गई, U हो गया प्लस के 10 सेंटीमीटर। अब बच्चे लगाएं फॉर्मूला, लगाइए। तो फॉर्मूला इज अगेन μ2 अपॉन V, फॉर्मूला एक ही है, माइनस μ1 अपॉन U। इंटरप्रेट कर लो बच्चे, फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूले को इंटरप्रेट करो, अपनी मीनिंग दो। चलिए इमेज मीडियम 1, इमेज पोजीशन पता नहीं, V तो पूछ रहा है आपसे ना। अरे बच्चे V तो पूछ रहा है ना। तो माइनस के, एक मिनट इसको ज्यादा बड़ा हो गया, माइनस के
1 बाई, अच्छा म्यू 1, सॉरी म्यू 1 है 1.5 अपॉन यू है आपके पास कितना, प्लस के 10 इज इक्वल टू म्यू 2 1 माइनस 1.5 अपॉन आर इज माइनस के 10। मतलब साइन कन्वेंशन, मतलब हम बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे भाई, हमें कुछ नहीं, मतलब सोचना समझना नहीं है, डिसिप्लिन रहना है आपको बस साइन के हिसाब से, साइन को छोड़ना नहीं है, साइन को बिल्कुल नहीं छोड़िए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, इसको भी 10 कर लेते हैं, 5 टू द 10, ये हो गया बच्चे 1/v इक्वल्स टू 3/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, दैट इज 4/20, दैट इज 420 नहीं है, 4/20 है, 1/5। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस के 5 सेंटीमीटर, और ये मुझे 100% पता है ठीक ही होगा। क्यों ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पीछे देखो ना, क्योंकि ये आपका इसके पास ही आ गया, ये सीधा जाने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ। तो I2 की जो इमेज है, तो I2 इमेज 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये फाइनल इमेज यहाँ पर आ रही है, आपके पास आ रही है। तो दिस इज I, और ये यहाँ से यहाँ तक कितने आ गए, ये फाइनल V हमें निकालनी थी, और V की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों, नहीं आंसर? ये मैंने जान के न्यूमेरिकल कराया है, क्योंकि आगे का जो डेरिवेशन है वो इसी पे बेस्ड है, इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट चलते हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया पूरा हिला हुआ है इन चीजों से, ये भाई रट लेते हैं लोग, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, लेंस के बारे में थोड़ा बता दें कि लेंस क्या है। सबको आता है लेंस? लेंस एक्चुअली में एक ट्रांसपेरेंट लेंस, क्या है आपके पास, यदि आप देखो तो आर पार दिखता है उससे, एक ट्रांसपेरेंट है और होमोजीनियस मीडियम है। ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम, उसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ठीक है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब आ रहा है दिमाग में, इमेजिनेशन आ रही है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये जो सरफेसेस है बच्चे फाइनाइट है, ये जो सरफेसेस हो सकते हैं या तो बोथ कर्व्ड है, या तो दोनों कर्व हो सकते हैं, या बच्चे वन कर्व्ड एंड अदर प्लेन, ऐसा हो सकता है या नहीं? ठीक है, तो आपके पास जो लेंस है, क्या हो गया लेंस, जरा देखो, तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम और होमोजीनियस है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो फाइनाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, उनका नेचर पता होना चाहिए आपको, या तो दोनों प्लेन सरफेसेस हैं, या एक प्लेन है और एक, या तो दोनों कर्व्ड है, या एक कर्व्ड सरफेस है और दूसरा आपका प्लेन सरफेस है। समझ में आ गया नहीं, प्लेन सरफेस हो रहा है एक, और दूसरा कर्व्ड सरफेस है, या दोनों कर्व्ड सरफेस है। इसी पर आपके पास इनके जो टाइप्स हैं, टाइप्स देख लो, जो टाइप्स हैं बच्चे वो हमने, ये देखिए टाइप्स दो टाइप्स के हैं, एक तो है आपके पास, देखने से पता पड़ता है कि बिल्कुल जो बीच में से लाला जी मोटे से हैं, तो वो कॉन्वेक्स है। अब जिसका पेट ही का है वह इथोपियन लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल खाना वाना मिलता ही नहीं है, पतला पेट बिल्कुल, वो है आपका कॉनकेव। तो ये है कॉन्वेक्स। किसी को बुरा लगाओ तो बच्चे हम शब्द वापस लेते हैं, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस
कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है ये थिकर एट मिडिल, बस ध्यान रखना। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिकर एट मिडिल होता है, थिकर एट मिडिल। दूसरा जो लेंस है बच्चे, ये दूसरा, ये कॉनकेव, ठीक है, ये तो हमने उसकी ज्योमेट्री से बता रहे हैं। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है? दिस इज थिनर एट मिडिल। अब दिमाग में आ रहा है इमेजिनेशन, अभी मैं दिखाऊंगा। थिनर एट मिडिल। अब जैसे आपके पास देखो, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं कि ये आपके पास इस तरह का हो सकता है, ऐसे बनाया, और ये देखो थिकर एट मिडिल, ये देखो थिकर एट मिडिल। चंदा के अलग अलग रूप दिख रहे हैं, और ये हो गया बच्चे थिकर एट मिडिल। तो ये शेप बन सकती है। अब इसमें बच्चे क्या है कि थिकर एट मिडिल आते ही आपके पास जो सफिक्स है वो तो कॉन्वेक्स लगेगा, लेकिन पहली सरफेस प्लेन है, उसको कहते हैं प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको कहते हैं कॉनकेवो। बच्चे ना तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप, कॉनकेवो कॉन्वेक्स पूछ रहा है वो। और ये है बच्चे बाई कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस इसकी कॉन्वेक्स है, ठीक है। और यदि इसको इक्वी कॉन्वेक्स तब कहते हैं यदि दोनों तरफ की रेडियस और कर्वेचर सेम है, क्योंकि एक सरफेस कर्व्ड ये है, स्फेयर ये है, स्फेरिकल पार्ट, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तभी उसको इक्वी कॉन्वेक्स बोलेंगे। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये आपका पास कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स तभी बोलेंगे जब इनकी रेडियस और कर्वेचर सेम है। ऐसे बच्चे यहां पर होगा, ये देखो ऐसे करके, ये देखो ऐसे, बस ध्यान रखना थिनर एट मिडिल है। ये देखो, ये मैंने थोड़ा छोटा छोटा बना दिया। तो पहला वाला क्या होगा? प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव। दूसरा क्या बन गया? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये क्या बन गया? बाई कॉनकेव। समझ में आया बच्चे? नहीं, थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा छोटा करके दिखा दिया। ये देखो, बस बीच में से पतला है, इसका मतलब कॉनकेव है। इसमें एक सरफेस प्लेन है, प्लेनो कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, और दोनों केव है तो इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनवे, कॉनकेवो कॉनकेव, ऐसे भी बोलते हैं। ध्यान रखना कभी आप उससे डर जाओ ये क्या आ गया, कॉनकेवो कॉनकेव तो बताया नहीं सर ने। तो कॉनकेवो कॉनकेव आ जाए तो बच्चा तो आधा तो छोड़ देगा क्वेश्चन, है ये क्वेश्चन क्या है। तो दिस इज बाई कॉनकेव या कॉनकेवो कॉनकेव, ध्यान रखना। ये बाई लिखा है मैंने, बाई, बी आई, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि क्या क्या चीजें हैं ये। चलो अब हम एक लेंस मेकर फॉर्मूला बना देते हैं। थोड़ा सा लेंस के बारे में चलो और बता देते हैं। चलिए, लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने से पहले मुझे लग रहा है, चलो लेंस मेकर फॉर्मूला बना ही लेते हैं। या कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसकी, उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऐसा कुछ। चलो मैं थोड़ा कुछ टर्म्स बता दूं, है ना, फ्यू टर्म्स बता दूं पहले, फिर ध्यान रखने बच्चे। यहाँ पर आपने टेंथ में
पढ़ लिया है, बड़ा आसान से याद भी कर लिया था कि कॉन्वेक्स है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखना। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, रटने की कोशिश मत करना, सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। देखो फ्यू टर्म्स देखो, इसमें जो कोई भी लेंस ले लूं मैं सपोजिंग कॉन्वेक्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें बच्चे ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये सरफेस S1, तो बच्चे इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस सरफेस का कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हो गया C1। ये बच्चे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1। ऐसे बच्चे दूसरा सरफेस में इससे दिखाए, ये सरफेस येलो वाला है, इसका भी बच्चे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा, ये बच्चे C2 है, ठीक है, इसको मैं C2 से दिखा, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया होगा। अब इन जो रेडियस ऑफ कर्व जो आपके सेंटर्स हैं इनको मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, ये जो स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं आप, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है आपके पास इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आगे लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भाई, आपके पास मिरर के अंदर क्या था, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस होती है ना, उसी को आगे प्रोड्यूस करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर दोनों सर्फेसिस है, तो दोनों सर्फेसिस के सेंटर्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसका बच्चे समझ में आ गया था। ये आपके पास ये पोल P1 है, ये पोल P2 है, और ये सरफेस बच्चे था S2। अब इसमें एक चीज और पढ़ते थे आप, वो था एक ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बच्चे मिथ होती है कि बिल्कुल बीच में होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर बच्चे सोचते हैं कि तो भैया बीच में सेंटर पर ही होगा, नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर जरूरी नहीं बीच में हो। ऑप्टिकल सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर ये एक पेकुलियर फिक्स पॉइंट है। बच्चे डेफिनेशन सबको मैं ऐसे करा रहा हूं जो समझ में आ जाए आपको। पेकुलियर फिक्स पॉइंट, a peculiar fixed point for a lens on principal axis, a ray through which, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, a ray through which, a ray through which suffers, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, suffers lateral, a ray through which suffers, रे आगे लिख लेता हूं, through which, a ray through which suffers lateral displacement। बच्चे कह रहे थे ये तो गलत डेफिनेशन है, क्या बता रहे हो, हमने तो कुछ और पढ़ा था। हमने तो ये पढ़ा था कि जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे जो रे पास होती है, अब वो सीधी चली जाती है तो वो छोटी क्लास में पढ़ी है आपने, यहाँ भी पढ़ेंगे उसी बात को, लेकिन थोड़ा ध्यान से, नीट दे रहे हैं यहाँ पे, बच्चों का खेल तो ना हो रहा है। बच्चे कह रहे थे सर हमने तो ये पढ़ा है कि रे सीधी इसमें से गई, पेट में से निकल गई, सीधी निकल गई। ये भी सही है, लेकिन ये अभी ठीक नहीं है, ध्यान रखना। होता क्या है कि आपके पास मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लेंस ये आपके पास रे है, ये देखो जरा, एक मिनट में इसको दोबारा बना दूं। ये मैंने ले लिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो। अब रे जो है बच्चे देखो, मैं इसमें से पास करता हूँ, चलो चलो आप ये खुद ही सोचो। रे मान लीजिए मैंने ऐसे पास कर दी। अब बच्चे ये जो है ग्लास का है और बाहर बच्चे हवा है। अब पहले रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है कहीं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होने की वजह से बच्चे इस पर क्या डालेंगे आप, इस पर आप डालिए, बोलो, नॉर्मल डालेंगे। एक मिनट, ये रहा नॉर्मल। तो रे बच्चे ऐसे तो नहीं आ रही होगी, आपको क्या लग रहा है रे ऐसे आ रही होगी क्या? नहीं, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो इट हैज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो रे आ कैसे रही होगी जरा सोचो। तो रे जो आ रही होगी वो बच्चे कहीं ऐसे आ रही होगी, ऐसे, तभी ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब इनिशियल पाथ रे का क्या रहा होगा, वो इनिशियल पाथ रे का ये रहा होगा। अब यहाँ पर बच्चे फिर रिफ्लेक्शन होगा, ये तो यहाँ हो गया, अब यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। इस सरफेस के लिए फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। ये पहले मैंने वहां दिखा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो गया। अब यहाँ से फिर बच्चे नॉर्मल ड्रॉ करके देखें, यहाँ से फिर नॉर्मल ड्रॉ करो। अब रे बच्चे ऐसे तो जाएगी नहीं, क्योंकि रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे ऐसे ना जाकर अवे फ्रॉम द ऐसे हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास ऐसे। क्या लग रहा है आपको, बोलो, आया समझ में कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ। तो ये दोनों रेस क्या हो रही हैं, ये इनिशियल पाथ, ये फाइनल पाथ। तो रे सफर्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है द रे पासिंग थ्रू विच, रे पासिंग थ्रू विच emerges parallel to the incident ray। बच्चे ये करेक्ट है बस। ये क्या था आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट या नहीं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये ग्लास स्लैब में बोलो। जो जिन बच्चों ने क्लास स्लैब को जरूर पढ़ लेना बच्चे, उसके 3 फॉर्मूले हैं, 3-4 तरीके हैं, रिजल्ट 4 तरीके के आते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो वो 3 या 4 तरीके वो बच्चे नीट में बार बार पूछे गए हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, हर केस में थिकनेस के प्रोपोर्शनल है, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग हैं। प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। तो यदि थिन है, यदि लेंस थिन है, फॉर थिन लेंस, यदि लेंस थिन है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो lateral displacement is negligible। टेंस टू 0। तो जब lateral displacement 0 हो जाएगा तब ये हम ये मान के चलेंगे रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड गोज अनडेविएटेड। तो असली में ऐसा नहीं था, समझ में आ रहा है? आपने जो पढ़ा था 10th में कि रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, वो केवल एंड केवल थिन लेंसेज के लिए ट्रू है। असली में रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सफर्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो रे पास हो रही है यानी इमर्ज हो रही है, दैट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट पाथ। समझ में आ गया बच्चे आपको? नहीं? तो अब आगे जो टॉपिक में हम दिखा दें कि आपने जो सोचा कि रे उससे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, भैया उसका स्पेशल बात है। यानी अब आप दिखा सकते हैं कि रे यदि उससे पास हो रही है, ये देखिए, चाहे कॉन्वेक्स लेंस ले लें, चाहे कॉन्केव लेंस ले लें,
चलिए लेते हैं। अब रे जो ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, अब आप दिखा देंगे यदि लेंस थिन है तो, लेंस थिन है तभी आपके पास ये ऐसा चलेगा, ऐसे। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। थिन लेंस के लिए ट्रू है, फिर मैं लिख रहा हूं थिन लेंस। अब आगे जो डायग्राम बनाएंगे बच्चे थिन लेंस के लिए बनाते हैं, इसमें भी हमारे पास ये देखो कॉनकेव है, तो इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर है, रे पासिंग थ्रू, ये ऑप्टिकल सेंटर है मान लीजिए, तो रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये दैट गोज अनडेविएटेड। तो ओनली फॉर थिन लेंसेज ही बचे ट्रू है। और एक चीज मैंने और लिखा था, जरा आप ध्यान से देखो कि इट इज ए पेक्यूलियर फिक्स पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने ये नहीं लिखा कि लेंस के बीच में, क्योंकि लेंस के बाहर भी हो सकता है ऑप्टिकल सेंटर, लेंस की सरफेस पे भी हो सकता है, और लेंस के इनसाइड भी हो सकता है। मिडिल में होना जरूरी नहीं है, मिडिल में तभी होता है जब दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाने वाली लाइंस को इंटरनली रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए फिक्स पॉइंट है। ठीक है, हमेशा जो सेंटर ऑफ जो ऑप्टिकल सेंटर है वो C1 C2 लाइन को इनके रेडियस के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, इसलिए इसकी पोजीशन फिक्स है। यदि आपके पास दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तभी बच्चे बिल्कुल बीच में होगा। क्लियर है? तो ये ऑप्टिकल सेंटर को ध्यान रखना। तो ऑप्टिकल सेंटर पोजीशन फिक्स है, तो मैंने बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर की फिक्स है। बच्चे लिख लो, चलो मैं सबको समझा देता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर की पोजीशन फिक्स है। अब दुनिया सब पढ़ाने लगेगी, अच्छा सा देख लो। ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स, क्वेश्चन आने लगे, आ रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना, कंपटीशन अच्छा सा होने लगा है। ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड C1 C2 इंटरनली इन रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सरफेसेस। अब देखो असर्शन रीजन आ गया। असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर की ये फिक्स पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर इज ए फिक्स पॉइंट फॉर ए लेंस। असर्शन हो गया। रीजन क्या है? इसलिए फिक्स पॉइंट है बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस इंटरनली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब रेडियस तो फिक्स ही होगी, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर की पोजीशन फिक्स होती है। स्पेशल बात समझ में आई आपको? पहली बात ये स्पेशल है। सेकंड बच्चे बात क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी हो सकता है। ऑप्टिकल सेंटर में बी नंबर 1 इनसाइड लेंस, ये सारे क्वेश्चन है। आउटसाइड लेंस यानी सरफेस पर भी हो सकता है, एट सरफेस ऑफ लेंस। ये सारी बातें आपको याद रखनी। आए बच्चे समझ में आपको या नहीं आया? तो यहां तक मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर का, हम आगे का थोड़ा सा और चीजें करेंगे। तो अभी इसको रिवाइज कर लो पहले कि भाई जो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया वो थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। इसको रिवाइज करो, लिख लिख के याद करो। ऑप्टिकल सेंटर की कुछ नई नई प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं कि थिन लेंस है तभी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, अनडेविएटेड चली जाएगी रे। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जो पास हो रही है अनडेविएटेड तभी जाएगी जब लेंस बहुत थिन है। तो आगे अब लेंस मेकअप फॉर्मूला करेंगे और उसी पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, आई एंड द मीटिंग नाउ। रिवाइज करते रहिए।